अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब इस लेक्चर के रिमेनिंग पार्ट की तरफ चलते हैं। पिछले पार्ट में हमने ये देखा कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर किस तरीके से लेजर जो कि पहले एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर पे किसी एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के पास, लेट्स से बैंक के पास लेजर या रिकॉर्ड सिस्टम पड़ा होता था, हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में उन तमाम डिस्ट्रीब्यूटेड नोड्स जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, जस्ट लाइक इन अ पीयर टू पीयर टॉरेंट सिस्टम, हम वो लेजर को उन तमाम नोड्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। उस लेजर की कॉपी को उन तमाम नोड्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, यानी उन तमाम नोड्स के ऊपर सेम कॉपी एग्जिस्ट करती थी, एक ही रिकॉर्ड की या एक ही डेटाबेस की, एक ही रिकॉर्ड के डेटाबेस की। इसके बाद हमने देखा कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में पब्लिक की और प्राइवेट की का क्या किरदार है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जो भी ट्रांजैक्शन इनिशिएट हो वो एक प्राइवेट की के साथ इनक्रिप्ट हो, और उसे डिक्रिप्ट करके देखना सिर्फ़ और सिर्फ पब्लिक की सिर्फ ये काम कर सकती है कि उसे डिक्रिप्ट करके चेक कर ले कि आया वो जो इनिशिएटेड ट्रांजैक्शन है वो एक्चुअल ओनर की तरफ से ही इनिशिएट की गई है, उसके सिग्नेचर वैलिड हैं। लेकिन हम इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास डिजिटल सिग्नेचर्स हों जो कि ट्रांजैक्शन में आ रहे हैं, प्लस आपके पास पब्लिक की ऑलरेडी अवेलेबल है, इन दोनों को मिला के आप प्राइवेट की आइडेंटिफाई कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ये चीज़ हमने मेक श्योर की एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी के थ्रू, जो कि ये मेक श्योर करती है कि इवन आपके पास पब्लिक की और सिग्नेचर है, देन स्टिल बिलियंस एंड बिलियंस कॉम्बिनेशंस हैं जो कि आपको ट्राई करने पड़ेंगे अनटिल कि आप प्राइवेट की को आइडेंटिफाई करें। और फिर हमने ये देखा कि हर ट्रांजैक्शन के डिजिटल सिग्नेचर डिफरेंट होंगे, ऑल्दो उनकी प्राइवेट की सेम है, लेकिन क्योंकि ट्रांजैक्शन का मैसेज डिफरेंट है तो प्राइवेट की के साथ इनक्रिप्ट करके उसके डिजिटल सिग्नेचर डिफरेंट हो जाएंगे। और ये चीज़ हमें बचाती है फोर्जरी से। अगर हमारे ट्रांजैक्शन स्निफ भी हो जाती हैं ओवर द नेटवर्क और कोई उन्हें फोर्ज करके चेंज कर देता है, स्टिल जब हम उसे पब्लिक की से डिक्रिप्ट करेंगे तो हमें फ़ौरन आइडेंटिफाई हो जाएगा ये ट्रांजैक्शन फोर्ज्ड है और हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। इससे आगे हमने ये देखा था कि किस तरीके से ट्रांजैक्शन को प्रोसेस किया जाता है। एक वैलिड ट्रांजैक्शन को ये देखा जाता है कि अगर पर्सन ए पर्सन बी को कुछ पैसे सेंड कर रहा है तो क्या उसकी जो प्रीवियस ट्रांजैक्शंस एज ए इनपुट उसे आई थी, उनके सम के अकॉर्डिंगली क्या उसके पास उतना बैलेंस अवेलेबल है या नहीं है। अच्छा, इस लेक्चर में हम देखेंगे एक बहुत ही फेमस प्रॉब्लम जो कि तमाम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में हमें फेस करना पड़ती है। इसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शन ऑर्डरिंग प्रॉब्लम या डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम। जस्ट फॉर एग्जांपल, अभी जैसे हमने इनिशियली आपको बताया था कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर बैंक वो एक अथॉरिटी है जिससे आप ट्रांजैक्शन ऑथराइज़ करवाते हैं, अथेंटिकेट करवाते हैं। रिजवान अगर बिलाल को $50 सेंड करना चाह रहा है तो रिजवान बैंक को रिक्वेस्ट करेगा, बैंक चेक करेगा कि इधर उसके अकाउंट में $50 हैं या उससे अबव हैं, देन वो बिलाल को उसमें से पैसे ट्रांसफ़र करेगा। और जो जो ट्रांजैक्शंस प्रोसेस होती जाती है साथ साथ उसके टाइम स्टैम्प लगती जाती है कि एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम ये ट्रांजैक्शन प्रोसेस हुई, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन उसके बाद प्रोसेस हुई, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन उसके बाद प्रोसेस हुई। तो लेट से रिजवान के पास $100 थे और वो बिलाल को $50 सेंड करता है। ये ट्रांजैक्शन एट द टाइम लेट से 12:21 के ऊपर एंड 5 सेकेंड्स के ऊपर ये ट्रांजैक्शन प्रोसेस हुई, उसके टाइम स्टैम्प लगी। रिजवान ने फ़ौरन ही एक और ट्रांजैक्शन इनिशिएट की। रिजवान रमीज़ को $70 सेंड करना चाहता है। तो ये ट्रांजैक्शन जैसे ही बैंक के पास जाएगी, बैंक ये चेक करेगा कि 12:21 के ऊपर $50 की इसकी ट्रांजैक्शन प्रोसेस हुई है, टोटल $100 थे। ये फर्दर $50 की ट्रांजैक्शन ही प्रोसीड कर सकता है, $70 की ट्रांजैक्शन आउट ऑफ बैलेंस आ जाएगी और वो $70 की ट्रांजैक्शन प्रोसेस नहीं कर सकता। ये सेंट्रलाइज सिस्टम का एक बेनिफिट था कि सेंट्रलाइज सिस्टम इस चीज़ को मेक श्योर कर रहा था कि जितने आपके पास अमाउंट है उससे ज़्यादा की आप स्पेंडिंग ना कर सकें। लेकिन क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में हैं, अगर हम इस स्लाइड को देखें, जस्ट अ सेकेंड, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में है, ये जो लेजर है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस ऑल द नोड्स। तो जिस तरह से एक सेंट्रल नोड, एक सेंट्रल सिस्टम इस चीज़ को ऑथराइज कर रहा था, अब इन सारी नोड्स ने इस चीज़ को ऑथराइज करना है कि ये ट्रांजैक्शन वैलिड है कि नहीं है।
ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ेगी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर। लेट्स से ये जहाँ पे स्टार्टेड फर्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने रिजवान ने, जिसके पास $100 थे, एक ट्रांजेक्शन इनिशिएट की फॉर $50। वो पहले फर्स्ट नोट पे गई, फर्स्ट नोट पे लेजर पड़ा हुआ था और लेजर से ये चेक कर लिया गया, जो भी फर्स्ट नोट का ऑनर था उसने ये चेक किया कि रिजवान के पास $100 है, $50 स्पेंडिंग कर सकता है, ओके दैट ट्रांजेक्शन इज़ वैलिड। $50 यहाँ से माइनस कर दो और $50 अपडेट कर दो बिलाल के अकाउंट में। ये ट्रांजेक्शन नेक्स्ट नोड पे गई, सेम प्रोसेस हुआ, नेक्स्ट नोड पे गई, सेम प्रोसेस हुआ। लेट्स से एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम मैंने ही, रिजवान ने एज ए फ्रॉडलेंट यूज़र एक और ट्रांजेक्शन इनिशिएट कर दी $70 की, ऑल्दो उसके पास $100 थे जिसमें से 50 की वो ऑलरेडी ट्रांजेक्शन इनिशिएट कर चुका हुआ था। अब उसने एक सेकेंड ट्रांजेक्शन इनिशिएट की विद इन मिली सेकेंड्स, या विद इन मिली सेकेंड्स, जो कि क्योंकि हमारी ये तमाम नोड्स रैंडम हैं, अक्रॉस द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि मेरी फ़र्स्ट ट्रांजैक्शन जिस नोड पे वैलिडेशन के लिए फ़र्स्ट टाइम गई थी, सेकंड मेरी ट्रांजैक्शन उसी नोड पे जाए। अगर तो उसी नोड पे जाएगी तो वो ट्रांजैक्शन वहाँ पे अपडेट हो चुकी है, लेजर का रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है, वो ट्रांजैक्शन वैलिडेट नहीं होगी। लेकिन इत्तफाकन अगर वो ट्रांजैक्शन किसी और नोड पे चलेगी, लेट्स से मैंने ट्रांजैक्शन इनिशिएट की थी, सबसे पहले वो यूएस के किसी नोड में गई थी, वहाँ पे प्रोसेस हो रही थी, अचानक ही वो ट्रांजैक्शन जो मेरी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन थी, सेकंड ट्रांजैक्शन जो मैंने एज ए फ्रॉडलेंट यूज़र की थी, वो श्रीलंका किसी नोड के पास चली गई। अब लेट्स से ये वो श्रीलंका की नोड है जहाँ पे हमारी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के लिए गई है। इस नोट ये देखा कि अभी तक मेरे लेजर के अंदर ये पड़ा हुआ है कि रिजवान के पास बैलेंस तो 100 है, $70 की उसकी ट्रांजैक्शन आई है, वैलिड ट्रांजैक्शन है, उसे तो पता ही नहीं कि $50 की ट्रांजैक्शन पहले भी इनिशिएट कर चुका हुआ है। उसने इस ट्रांजैक्शन $70 की ट्रांजैक्शन को वैलिडेट कर दिया और बता दिया बाकी रिजवान के पास 30 बैलेंस है, $70 फलाने बंदे को ट्रांसफ़र हो गए। ये ट्रांजैक्शन नेक्स्ट नोड पे गई, यहाँ पे भी उसने वैलिडेट कर दिया, फिर नेक्स्ट नोड पे गई, यहाँ पे वैलिडेशन, अगली नोड पे वैलिडेशन। जब ये ट्रांजैक्शन एग्जैक्टली उस नोड पर आएगी जहाँ पर उसकी, या ट्रैवल करते ये ट्रांजैक्शन और पहले वाली ट्रांजैक्शन किसी एक नोड पे कंबाइन हो गई, तो वो नोड ये चेक करेगी कि एक ट्रांजैक्शन इसकी आई है $50 की, वो भी वैलिड है, और एक ट्रांजैक्शन आई है $70 की, वो भी वैलिड है, तो ये दोनों तो वैलिड नहीं हो सकती क्योंकि इसके पास टोटल बैलेंस ही $100 का है। इस चीज़ को कहा जाता है डबल स्पेंडिंग या फिर ट्रांजैक्शन ऑर्डरिंग प्रॉब्लम। ट्रांजैक्शन ऑर्डरिंग प्रॉब्लम का एक हल तो ये है कि क्योंकि हमारे पास सेंट्रलाइज सर्वर है नहीं, अब जिस नोड के ऊपर ये ट्रांजैक्शन इनिशिएट हुई है वो उसे एक टाइम स्टैम्प कर दें, इस तरह सेंट्रलाइज सर्वर करता था। मैं अपनी फर्स्ट ट्रांजैक्शन को टाइम स्टैम्प करता हूँ 12:00 और सेकंड ट्रांजैक्शन अगर मेरी 12:01 पे हुई है, मैं उसे टाइम स्टैम्प कर दूंगा अपने कंप्यूटर से 12:01। लेकिन क्या ये एक वैलिड सोल्यूशन है? बिल्कुल भी नहीं। अगर तो मैं एक फ्रॉडलेंट यूज़र हूँ तो कंप्यूटर नोड भी मेरे पास है जहाँ से ट्रांजैक्शन इनिशिएट हो रही है, कोई मेरे घर आके चेक तो नहीं करेगा कि मैंने जो टाइम स्टैम्प उस पे की है वो वैलिड है कि नहीं है। मैं हो सकता है अपने कंप्यूटर का टाइम पीछे करूँ, पहली ट्रांजैक्शन 12:00 के ऊपर इनिशिएट कर दूँ और दूसरी ट्रांजैक्शन जो मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसे मैं 11:59 पे इनिशिएट कर दूँ, या मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरा कंप्यूटर है, मेरी मर्ज़ी है। तो ये जो नोड के ऊपर टाइम स्टैम्पिंग है ना, ये कोई वैलिड सोल्यूशन नहीं है। हमें इसके लिए किसी और बेहतर सोल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। ओके, हम एक सोल्यूशन की बात करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक ट्रांजैक्शन थी, रिजवान सेंडर, फिलहाल किसी रिसीवर एंड USD इज द अमाउंट। ये हमारे पास एक ट्रांजैक्शन थी। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन थी Rizwan to Ramiz and that is $70। अगर हमने इसकी ऑर्डरिंग करनी है तो क्या हम ये कर सकते हैं कि जो सेकंड ट्रांजैक्शन है हमारी उसमें फर्स्ट ट्रांजैक्शन का एक रेफरेंस दे दें। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास फर्स्ट ट्रांजैक्शन थी, मैं इस ट्रांजैक्शन को, इसका कोई रेफरेंस आईडी जनरेट करने की कोशिश करता हूँ, और रेफरेंस आईडी जनरेट करने के लिए लेट्स से मैं इस ट्रांजैक्शन के मैसेज को इनक्रिप्ट कर देता हूँ, और इनक्रिप्शन के बाद जस्ट फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक आईडी जनरेट हो जाती है।
मैं इस आईडी को लेके अगर अपनी सेकंड ट्रांज़ैक्शन के अंदर एम्बेड कर दूँ, तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि सेकंड ट्रांज़ैक्शन तो मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन उसके अंदर रेफ़रेंस फर्स्ट ट्रांज़ैक्शन का भी अवेलेबल है। और फर्स्ट ट्रांज़ैक्शन में मैं कहता हूँ क्योंकि ये वेरी फर्स्ट ट्रांज़ैक्शन थी, तो इसके रेफ़रेंस में मैंने 0 डाल दिया, जस्ट अपने एक स्ट्रक्चर को वैलिड रखने के लिए। इससे आगे चलते हैं, अगर मैं इसके बाद एक और ट्रांज़ैक्शन करूँ, लेट्स से मैंने $100 की एक ट्रांज़ैक्शन की रिज़वान टू पैलेस, तो इसके अंदर मुझे इससे जो प्रीवियस ट्रांज़ैक्शन है, ये वाली ट्रांज़ैक्शन, और ये कंप्लीट ट्रांज़ैक्शन है। ट्रांज़ैक्शन का मतलब ये है कि इसका मैसेज पार्ट प्लस इसकी प्रीवियस ट्रांज़ैक्शन का रेफ़रेंस, इस कंप्लीट का मुझे रेफ़रेंस देना पड़ेगा अपनी नेक्स्ट ट्रांज़ैक्शन में। इट मीन्स कि मुझे इस मैसेज को एन्क्रिप्ट करना है। यहाँ पे भी हम 0 लिख देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ यूनिफ़ॉर्म, मेकिंग इट यूनिफ़ॉर्म। और इसका आईडी लेट्स से आ जाता है H5B, जस्ट फॉर एग्जांपल, इट डजंट मैटर कि क्या आता है, ये सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए मैं बता रहा हूँ। ओके, और ये आईडी मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रांजैक्शंस जो हैं, ये आप इसमें इनकी चेनिंग स्टार्ट होगी। ये ट्रांजैक्शन नंबर 3 है, ये तब तक वैलिड नहीं होगी जब तक इसमें इससे प्रीवियस ट्रांजैक्शन का हैश अवेलेबल नहीं होगा। और प्रीवियस ट्रांजैक्शन के हैश का मतलब ये है कि उसमें भी प्रीवियस ट्रांजैक्शन का हैश था, तो एक ट्रांजैक्शन का हैश प्लस उसका मैसेज, और इस पूरे मैसेज को अगर मैं इस पूरी ट्रांजैक्शन को हैश कर दूंगा, तो इस ट्रांजैक्शन का ये एक आईडी जनरेट होगा जिसे मैंने नेक्स्ट में ऐड कर दिया, और ये ट्रांजैक्शन आपस में चेन हो गई। अब इससे मुझे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जो मैंने पहली ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन ऑर्डरिंग प्रॉब्लम थी, पहली ट्रांजैक्शन इनिशिएट की थी मैंने, अच्छा, उसके बाद जब मैंने नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इनिशिएट की, तो सिस्टम ने मुझसे पूछा कि इससे पहले जो आपने ट्रांजैक्शन इनिशिएट की थी, उसका रेफरेंस किधर है? मैंने उसे बताया, यार उसका रेफरेंस जो है ना, ये फ़िलहाल मेरी ट्रांजैक्शन चल रही है, और इससे प्रीवियस ट्रांजैक्शन का रेफरेंस ये इधर पड़ा हुआ है, ये देख लें आप। उसने इस ट्रांजैक्शन के रेफरेंस या आईडी को उठाया और उस ट्रांजैक्शन को नेटवर्क में ढूंढा। उस ट्रांजैक्शन को नेटवर्क में ढूंढा तो उसे ये ट्रांजैक्शन मिली। अब उसने कहा कि यार ये देखें, आप इसमें तो $70 स्पेंड कर रहे हैं, इसमें नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में $100 स्पेंड कर रहे हैं, आपके तो अकाउंट्स ही मैच नहीं कर रहे, तो आपकी ट्रांजैक्शन इनवैलिड है। ठीक है, अगर आपके अकाउंट्स मैच करते होते, यहाँ पे आपने 50 स्पेंड किया था, यहाँ पे आप 50 कर लेते, यहाँ पे लेट्स से 0 कर लेते, वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये सारी ट्रांजैक्शंस वैलिड थी। इस तरीके से हमने ट्रांजैक्शंस को आपस में चेन किया, और जो प्रोसेसिंग नोड थी उसने इस चेनिंग के थ्रू रेफरेंस आईडी निकाल के पुरानी ट्रांजैक्शंस को ढूंढा, उन्हें चेक किया और ये देखा कि करंट ट्रांजैक्शन वैलिड है कि नहीं है।